वन डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं, राइबोसोम्स हैं, हेट्रोक्रोमेटिन हो सकता है, यूक्रोमेटिन इसमें हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियोलस है। तो ये सारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। So, considering its importance in the storage and utilization of genetic information, the nucleus of a eukaryotic cell has a rather undistinguished morphology, and the contents of the nucleus are present as a viscous amorphous mass. तो ये एक विस्कस होता है, काफ़ी थिक होता है और विदाउट एनी शेप मैस होता है, और इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, एंड इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है, न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक जो बाउंड्री बनती है वो क्या होता है, इसके न्यूक्लियर एनवेलप उसको बना रहा होता है। सो अगर हम न्यूक्लियस की ओवरऑल कंपोनेंट्स की बात करें, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बेशुमार कंपोनेंट्स इसके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो ये स्टूडेंट्स आप बुक से पढ़ रहे हैं, आपकी बुक है जो भी आपसे इसमें शेयर भी की गई हुई कार्प की, ठीक है, तो जिराल्ड कार्प की बुक है सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, जो 2005 का एडिशन है, तो ये उसी का ही ये मटेरियल है सारा। तो न्यूक्लियस के अंदर टिपिकली अगर देखें हम, तो इंटरफेज के दौरान, यानी नॉन माइटोटिक जो फेज होती है जिसमें सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज क्रोमोसोम्स। तो ये हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जिनको क्रोमेटिन कहते हैं। यानी आपको पता है ना कि क्रोमोसोम्स तब नज़र आते हैं, तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जबकि नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि कंडेंस हो के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब सेल डिवाइडिंग फेज में चले जाता है, यानी माइटोटिक फेज में जब आ जाता है। तो इंटरफेज के दौरान सेल के अंदर जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, विच आर टर्म्ड एज क्रोमेटिन, जो कि हाईली डिस्पर्स्ड स्टेट होती है क्रोमोसोम्स की। अगर क्रोमोसोम्स की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म हो तो वो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमेटिन की। अगर क्रोमेटिन जो है हाईली डिस्पर्स्ड है तो वो हम उसको कह सकते हैं कि उसको हम क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। यानी फाइबर्स अगर डिस्पर्स्ड फॉर्म में तो क्रोमेटिन है, अगर उस कंडेंस्ड फॉर्म में तो वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो अगर न्यूक्लियस की हम स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, तो इसमें अगर आप ये बाहर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप न्यूक्लियर पोर्स देख रहे हैं छोटे छोटे से, और अंदर आपको ये क्रोमेटिन जो है वो नजर आ रहा है, और न्यूक्लियोलस उसके अंदर जो है एक या दो या ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेल। तो ये ओवरऑल उसकी जो है वो सेल की स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियस की देख रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, जो ये आप फर्स्ट कंपोनेंट इसका देख रहे हैं, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो इसमें अगर न्यूक्लियर एनवेलप में आप देखें तो एक इनर मेम्ब्रेन आपको ये नजर आ रही है और एक आउटर मेम्ब्रेन इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच रन पैरेलल टू ईच अदर, एंड द एनवेलप इज परफोरेटेड बाय स्मॉल गैप्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। तो इसके अंदर छोटे छोटे परफोरेशन हुई हुई हैं, सुराख बने हुए हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, एंड दीज पोर्स आर अराउंड 100 नैनोमीटर वाइड इन ट्रू डायामीटर, ठीक है, and due to the presence of central regulatory proteins the true size of the gap is around 9 nanometer। तो इस तरह से ये स्मॉल साइज जो होता है ये कंट्रोल करता है मॉलिक्यूल्स को इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रेगुलेट कर रहे होते हैं कि अंदर कितने आने हैं और बाहर कितने जाने हैं। तो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो इस तरह से न्यूक्लियर पोर्स के अंदर से आर पार नहीं गुजर सकते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इट इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है ना। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये बड़ा ही सिलेक्टिव है, इसमें से लार्जर मॉलिक्यूल्स तो न्यूक्लियर पोर्स में से पास नहीं करेंगे, जबकि स्मॉलर जो होंगे वो पास कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप ये सेकंड कंपोनेंट देखें क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन जो है इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए दैट इज कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स। तो यानी ऐसा डीएनए जो प्रोटीन के साथ मिला हुआ हो तो वो क्रोमेटिन होता है। इसमें अब डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। यानी क्रोमेटिन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें डीएनए और प्रोटीन होती है, डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमेटिन। तो प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट्स जो क्रोमेटिन के होते हैं दीज आर हिस्टोन्स विच आर हाईली बेसिक प्रोटीन्स एंड दैट आर रेड दैट एसोसिएट रेडली विद द डीएनए।
जो डीएनए के साथ कंबाइन कर जाती हैं और फिर न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। यानी हिस्टोन्स जब डीएनए से मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, विच आर द सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। And specifically, a nucleosome describes a segment of DNA which is associated with 8 histone proteins. तो 8 हिस्टोन प्रोटीन दरमियान में होती है, उसके इर्द गिर्द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल करता चला जाता है आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम्स, जिसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी। और न्यूक्लियोसोम्स जो जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए होता है ये कम्पैक्टली जो है वो अरेंज हो जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस। और क्रोमेटिन जो होता है, फिर ये इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं कि इसमें एक यूक्रोमेटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन जो होता है, ये क्रोमेटिन ऐसा होता है जो कि जीन एक्सप्रेशन देता है और जो कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस शो कर रहा होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है और वो डेंसली पैक्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसे देखें तो वो जो होता है लाइट चेन देता है। यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डार्कली स्टेन्ड होगा, जबकि यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड उसका रीजन ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें तो ये जो थर्ड कंपोनेंट आप देख रहे हैं न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज अ साइट ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन। तो यहाँ पे राइबोसोम्स की भी प्रोडक्शन होती है, राइबोसोमल आरएनए की भी प्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखें तो ये लार्ज डेंस स्पॉट नज़र आ रहा होता है विद इन द न्यूक्लियस। जैसे आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको एक लार्ज डेंस स्पॉट की तरह नज़र आ रहा है इसके अंदर। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये उस वक्त बनता है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इनको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स के अंदर फिर लाया जाता है, और सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके कंपोनेंट्स हैं कुछ न्यूक्लियस के, जो अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अब ये देखें न्यूक्लियस को एक और डायग्राम में दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर, और न्यूक्लियर एनवेलप है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के टोटल ओवरऑल। और ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देखें कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर की तरफ, जैसे आप पढ़ा करते थे लेक्चर्स में क्लास में, कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद, यानी कि जो है वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। तो इस तरह से ये आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर की तरफ। तो इस तरह से न्यूक्लियस जो है इसके एक पूरा ओवरऑल सेल है। तो प्लांट सेल जो आपको पता है उसके अंदर पेरिफेरी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर तकरीबन मिडल जो होता है सेंटर होता है सेल का, वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल में क्यों साइड पे होता है? क्योंकि वहाँ पे दरमियान में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल ने एरिया को कवर किया होता है। अब अगर न्यूक्लियस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसे पहले मैंने आपको बताया न्यूक्लियर एनवेलप था, दूसरा अगर आप देखें इसमें कंपोनेंट तो वो क्या है, वन और मोर न्यूक्लियोलाई, जिसका भी मैं बता रहा था आपको कि न्यूक्लियोलाई जो होते हैं यहाँ पे क्या चीज़ प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे इसके अंदर जो होता है वो यानी कि राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन होती है, एंड इट इज़ irregularly shaped electron dense structures that function in the senses of ribosomal RNA and the assembly of ribosomes। तो राइबोसोमल आरएनए भी इधर ही बनता है और राइबोसोम्स को असेंबल या इकट्ठा भी यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ अ फ्लूइड सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर डिसॉल्व्ड। तो उसके अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है पड़ा हुआ, जिसके अंदर सोल्यूट्स वगैरह डिसॉल्व हुए होते हैं, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है इस बुक के अकॉर्डिंग वो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिलर नेटवर्क पाया जाता है। यानी जो ये बुक है इसके मुताबिक ये 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अक्सर आथर इसको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब न्यूक्लियर एनवेलप को अगर देखें हम, जो आउटर आपको ये वाली कवरिंग दिखाई गई थी, ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो आपको डबल मेम्ब्रेनस आपको एक कवरिंग दिखाई गई थी, इसकी अब हम डिटेल देखते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो इट सेपरेट्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड इट मे बी अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, and it makes the appearance of the nuclear envelope a landmark in biological evolution। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेलुलर मेम्ब्रेन्स which are arranged parallel to one another and separates by 10 to 100 10 to 50 nanometer।
ठीक है। तो इनका डिस्टेंस आपस में कितना है दोनों का, मेम्ब्रेन्स का 10 से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसमें दो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं। एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप सर्व्स एज अ बैरियर दैट कीप्स आयंस, सॉल्यूट्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग फ्रीली बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जैसे भी बताया कि आपको कि ये एक बैरियर है जिसमें आयंस, सल्यूट्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो है वो सिलेक्टिवली पास किया जाएगा, जो ख़ास तौर पे लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ इसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जैसे है या कोई और है, न्यूक्लिक एसिड है, लार्जर प्रोटीन्स हैं, ये इन पोर्स में से पास नहीं कर पाएंगी। जबकि दूसरे जो मटेरियल्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो पास कर सकते हैं न्यूक्लियर पोर से। So the two membranes are fused at sides forming circular pores. अब जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं बेसिकली ये दोनों जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं उनकी फ्यूजन से बनते हैं। एंड दैट कंटेन कम्प्लेक्स असेंबलीज ऑफ प्रोटीन्स। तो इसके अंदर प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा असेंबलीज होती हैं जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पोर्स बन रहे होते हैं। एंड द एवरेज मेमेलियन सेल कंटेन्स सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियर पोर्स। तो एक मेमेलियन सेल के अंदर कई हज़ार न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं पर सेल, जहाँ से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट इन या आउट होती है। जैसे इवन आपने पढ़ा पढ़ा करते थे ना कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो भी न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल जाता है। तो न्यूक्लियर पोर्स जो है उसकी एग्जिट करवाते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट हम इसमें कंपोनेंट अगर देखें तो वो न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम मतलब अभी जो आपको बता रहा था कि क्रोमेटिन जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो लोएस्ट लेवल जो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स विच टुगेदर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो डीएनए प्लस प्रोटीन्स जो होंगी, हिस्टोन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो, तो क्रोमेटिन बना देती हैं। और ऑर्डरली पैकेजिंग जो होती है यूकैरियोटिक डीएनए की, इट डिपेंड्स ऑन हिस्टोन्स which are a remarkable group of small proteins that possess an unusually high content of the basic amino acids arginine and lysine। यानी हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं ना इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये एसिडिक डीएनए को अपने इर्द गिर्द कॉइल कर सकती हैं। यानी जो एसिडिक डीएनए है ना वो इस बेसिक हिस्टोन के इर्द गिर्द कॉइल कर जाता है आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स। और इससे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एक तस्बीह के दाने की तरह की स्ट्रक्चर बनती है विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। एंड हिस्टोन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर आर्जिनिन और लाइजीन रेशियो। यानी उसमें जो 5 क्लासेस हैं वो पहले है, फिर H1 है, फिर H2A, फिर H2B, फिर H3, फिर H4, इस तरह से ना वो 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो हिस्टोन्स की होती हैं पर्टिकुलरली H3 या H4 की, उनके अंदर बहुत कम चेंज आया है एवोल्यूशनरी टाइम के अंदर। यानी ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रही हों, जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हों, यानी तमाम स्पीशीज़ के अंदर उनकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होती हो, तो उनको हम एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड कहते हैं। ठीक है। ऐसी यानी प्रोटीन्स या ऐसी चीज़ें या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि तमाम जानदारों के अंदर तकरीबन सेम हों, उनकी स्ट्रक्चर में या फंक्शन में बहुत कम चेंज आया हो तमाम स्पीशीज़ में, मतलब यीस्ट में भी वैसे ही हों, ह्यूमन बींग्स में भी वैसे ही हों, तो ऐसी प्रोटीन्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड। अब उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम चेंज हुई हैं ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। जबकि जो H4 हिस्टोन्स हैं पीज की या काउस की, यानी मटर को देखें या काउस को देखें, तो उसके अंदर क्या हुआ है 102 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं एंड देयर सीक्वेंसेस डिफर एट ओनली 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अब देखो 102 अमाइनो एसिड्स हैं H4 हिस्टोन के, लेकिन उसमें से कितना डिफरेंस है सिर्फ पी और काउस में, कि सिर्फ 2 अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ रहा है। 2 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस एक दूसरे से वेरी करती है। बाकी जो 100 अमाइनो एसिड्स हैं पीज के या काउस के हिस्टोन H4 के, वो क्या हैं, सेम पाए जाते हैं। अब हिस्टोन्स क्यों एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोटीन्स हैं, यानी एवोल्यूशन ने इनको अब तक क्यों कंजर्व किए हुए रखा है, तो ये क्वेश्चन इसमें एक बनता है। तो इसका आंसर क्या है कि इसकी एक रीज़न है कि हिस्टोन्स इंटरेक्ट विद द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ आइडेंटिकल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसकी ये आंसर है क्योंकि हिस्टोन डीएनए के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। अभी जैसे आपको पहले डिस्कस किया है कि इनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स की भी कई टाइप्स हैं ना, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स में बेसिक ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आर्जिनिन है, लाइजीन है। आपको पता है कि 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट विद इन और बॉडी। तो उनमें से जो है आर्जिनिन और लाइजीन जो हैं दे आर वेरी बेसिक
यानी इनके ऊपर जो है वो आप कह लें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसीलिए जो डीएनए होगा इनके इर्द गिर्द रैप अराउंड कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आप नीचे ये देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम के सुपर क्वाइल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके छोटे से पोर्शन में। तो ये सुपर क्वाइल्स जो हैं ये आगे फर्दर जो है इसमें अगर आप देखें तो ये 8 जो हैं वो न्यूक्लियोसोम के आप उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स को देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम के पार्टिकल में। तो ये जो आप न्यूक्लियोसोम देख रहे हैं इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आप छोटी छोटी बीड लाइक नजर आ रही हैं आपको। तो इसके इर्द गिर्द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्वाइल किया हुआ है, क्वाइलिंग उसकी हुई हुई है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्वाइल किया हुआ डीएनए। तो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम, जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं H1 के अलावा। यानी इसमें H2A होगी, H2B होगी, H3 और H4 4 हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं इस न्यूक्लियोसोम के अंदर। और जो H1 होती है वो इसके बाहर होती है, जो इनको सपोर्ट कर रही होती है, यानी वो एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोटीन है। तो वो टिश्यू स्पेसिफिक फॉर्म्स, सॉरी वो एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड नहीं है, उसकी टिश्यू स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं H1 की, यानी उसकी स्ट्रक्चर डिफर करती है। जबकि बाकी ये वाली जो सारी हैं दे आर बेसिकली एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोटीन, जिनमें से हिस्टोन H3 और H4 तो बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है इसमें देखें ये हिस्टोन प्रोटीन्स आप अकेली अकेली देख रहे हैं। तो इनके नेम होते हैं जैसे H2A है, H2B है, H3 और H4, जो कि इसकी बीड बनाती हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन्स बनाती हैं बीड, H2A, H2B, H3 और H4। तो इस तरह से फिर उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल किया हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से हिस्टोन्स जो होती हैं दे आर एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड, क्योंकि ये उस डीएनए के साथ कॉइल करती हैं जो कि तमाम जानदारों के अंदर तकरीबन सेम आइडेंटिकल है। तो इसी वजह से हिस्टोन्स जो हैं दे आर सो हाईली कंजर्व्ड, व्हिच मींस दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो, और दे आर प्रेजेंट यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकी सब की स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तकरीबन सेम है हिस्टोन्स तमाम स्पीशीज के अंदर। तो एवोल्यूशनरी ये कंजर्व्ड है या हाईली कंजर्व्ड समझी जाती हैं। इसके अलावा जितने भी अगर हम देखें अमाइनो एसिड्स हैं हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं मॉलिक्यूल्स में, और वो डीएनए और हिस्टोन का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। इससे क्या होता है कि बहुत कम अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं हिस्टोन के जिनको रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ। क्योंकि अब देखें सारे अमाइनो एसिड्स जो हिस्टोन के हैं उसके इर्द गिर्द डीएनए कॉइल किया हुआ है, तो इसलिए रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है हिस्टोन प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट कि हिस्टोन्स, व्हाई हिस्टोन्स आर सो हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स? यस सर। अब ये देखें न्यूक्लियोसोम आप देख सकते हैं। जैसे तो न्यूक्लियोसोम अभी जैसे आपको बता रहा था कि हिस्टोन प्रोटीन्स ये आप अंदर देख रहे हैं, इसमें ये देखें हर हिस्टोन प्रोटीन 2 दफा रिपीट होगी, यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन्स टोटल होती हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। उनमें से कौन कौन सी होती हैं? H2A, H2B, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे H2 है ये H2B है, फिर H3 और H4। अब अगर आप गौर से देखें इसको तो 2-2 दफा हर प्रोटीन रिपीट हो रही है हिस्टोन प्रोटीन। टोटल 8 होती है ना इसके अंदर न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जब 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेगा, कॉइल कर जाएगा इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, इस बीड के इर्द गिर्द, और इससे कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या बनता है? न्यूक्लियर बॉडी। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियर, सोमा मीन्स बॉडी। तो ये एक न्यूक्लियर बॉडी बनाती हैं। और इसमें अगर आप गौर करें तो जैसे यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि H2A, H2B, H3 और H4 2-2 दफा रिपीट हुए हैं। ये H2A रिपीट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे H2A है, फिर H2A, फिर H2B और H2B, फिर H3 और H3, फिर H4 और H4। यानी ये टोटल जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो न्यूक्लियोसोम बनाती हैं, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और 5वीं जो हिस्टोन होती है वो बाहर ये देखें उसको जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, उसके साथ जुड़ी होती है, जो इस बीड लाइक स्ट्रक्चर को एक महफूज रखती है या डीएनए को बाइंड करके इसके ऊपर रखती है। ये देखें ये बाइंडिंग का रोल प्ले कर रही है हिस्टोन H1 जो होती है। तो H1 जो होती है ये टिश्यू स्पेसिफिक फॉर्म्स रखती है और ये वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जबकि ये जो अंदर वाली हैं ये सारी की सारी एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हैं, ये तमाम स्पीशीज में तकरीबन एक जैसी ही पाई जाती हैं। और क्यों कंजर्व्ड होती है पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये सारी के सारे डीएनए इनके इर्द गिर्द कॉइल किया होता है, कोई भी स्टोन ऐसी नहीं होती जो कि डीएनए के साथ इंटरेक्शन ना कर रही हो।
इसीलिए दे आर एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये देखें दरमियान में कुछ डीएनए ऐसा होता है जो दो हिस्टोन प्रोटीन्स के दरमियान आ रहा होता है, इसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखेंगे अगला डीएनए वो कॉइल उसके इर्द गिर्द किया हुआ, बीड्स के इर्द गिर्द इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल किया हुआ, और उसका जो ये डायमीटर देखें तो 10 नैनोमीटर तकरीबन डायमीटर बनता है। लेकिन ये भी स्पीशी टू स्पीशी थोड़ा बहुत वेरी करता है, कुछ में 11 होता है, कुछ में 12 होता है, इस तरह से ये वेरी करता है। और इवन इसको जो है आगे अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए रॉजर कॉर्नबर्ग ने ना 1974 में जो है वो इस न्यूक्लियोसोम टर्म को जो है कॉइन किया था, और उसने ही इसके बारे में बताया था। उसने माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज एक एंजाइम लेके डीएनए को डाइजेशन की थी इसकी। तो उसने देखा था कि डीएनए की जब डाइजेशन की जाती है ना, तो 200, 400, 600, 800, 1000 इस तरह से जो है ना डीएनए की कटिंग होती है। आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड, फिर 400 न्यूक्लियोटाइड, फिर 600 न्यूक्लियोटाइड के बाद तो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ जो है ना वो कटिंग डीएनए की आ रही थी एंजाइम के साथ, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के साथ। तो तब उसे पता चला कि बेसिकली ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि 200 न्यूक्लियोटाइड को जिनके ऊपर क्वाइल किया होता है डीएनए का, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के 200 इसके ऊपर क्वाइल किए होते हैं। तो इसीलिए फिर 200 के बाद आगे से जब कट आएगा तो 400 होगा, फिर 600, फिर 800, इस तरह से, यानी कि वो कटिंग जो है बड़ी स्पेसिफिक पैटर्न से होती थी। तब ये न्यूक्लियोसोम के बारे में पता चला था। अब न्यूक्लियोसोम की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो अर्ली 1970s में देखा गया कि जब क्रोमाटिन को हम ट्रीट करते हैं नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियेसिस के साथ, यानी माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज एक एंजाइम है, उसकी उसके से जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो इससे क्या होता है, डीएनए जो होता है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता था। और फ्रेगमेंट्स जो होते थे उनका साइज कितना होता था, तकरीबन उसके ऊपर 200 बेस पेयर्स की लेंथ डीएनए की पाई जाती थी। यानी पहले 200 से कट लगेगा, फिर 400 से, फिर 600 से, फिर 800 से, तो वो स्पेसिफिक 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद कट आता था। तो उससे पता चला कि दरमियान में बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के रैप किए होते हैं, जिनको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो इसी तरह से सिमिलर ट्रीटमेंट नेकेड डीएनए की जब देखी गई जिसमें कोई भी प्रोटीन्स नहीं थी, यानी न्यूक्लियोसोम की प्रोटीन नहीं थी, H2A, H2B, H3, H4 वगैरह नहीं थी, ये जो अंदर आप देख रहे हैं बीड के अंदर, तो ये वाली जो प्रोटीन्स नहीं थी, तो इससे क्या हुआ, रैंडमली साइज्ड पॉपुलेशन जो है वो फ्रैगमेंट्स की हासिल हुई। और इस फाइंडिंग से पता चला कि क्रोमोसोमल डीएनए जो था इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंजाइमेटिक अटैक। तो यानी ये जो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए जो बाइंड किया होता है ना, इससे क्या होता है कि वो वाला डीएनए जो होता है वो उसके प्रोटीन उससे हिफाजत कर रही होती हैं कि वो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस वगैरह के से डाइजेस्टिंग ना उसकी हो जाए, वो डाइजेस्ट ना हो जाए, या वो उसको काट ना दें एंजाइम्स। तो इस तरह से पेरियोडिक लेंथ के साथ साथ जो है ये प्रोटीन्स पाई जाती थी, इसके बारे में अंदाजा किया गया। और ये अज्यूम किया गया कि प्रोटीन्स जो होती हैं डीएनए के साथ एसोसिएशन रखती हैं और इस तरह से डीएनए की प्रोटेक्शन हो जाती है। और 1974 में ये डाटा जो था रॉजर कॉर्नबर्ग ने, यानी कि न्यूक्लियस डाइजेशन के बाद हासिल किया। और रॉजर कॉर्नबर्ग ने ही इस टर्म को सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियोसोम को कॉइन किया था कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये जो है ये एक क्रोमाटिन को जब डाइजेस्ट कर रहा था तो इसको 200, 400, 600, 800 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एक खास जो है वो स्ट्रक्चर्स हासिल हुई जिनको फिर न्यूक्लियोसोम्स का नाम दिया गया। अच्छा, तो इसमें मैं आपको ना एक जो आपकी डी रोबर्टीज की सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, उसके फिर पेजेस भी शेयर आपसे कर दूंगा। तो उसमें एक टेबल बना हुआ है इसके हवाले से, न्यूक्लियोसोम के हवाले से। ठीक है, तो उसमें वो हिस्टोन प्रोटीन उसकी दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी किस तरह की होती हैं और कौन सी प्रोटीन का कितना मोलेकुलर वेट, एक टेबल सा बना हुआ है, वो भी आप वहाँ से फिर टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। तो कॉर्नबर्ग ने ये प्रपोज तब सबसे पहले किया था हिस्ट्री में कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोड़े थोड़े फासले पे बार बार न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन होती चली जा रही है। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि क्रोमोसोम है, उसकी ये सुपर क्वाइल्स हैं, फिर वहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम बार बार कुछ फासले के बाद डीएनए के न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हुई हुई। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन जो है उसने ऑब्जर्व की थी और उसने ये बताया था सबसे पहले रॉजर कॉर्नबर्ग ने। अब न्यूक्लियोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ 146 बेस पेयर्स ऑफ सुपरक्वाइल्ड डीएनए। अब ये देखें, जो ये वाला है ना न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल, दिस इज टर्म्ड एज कोर पार्टिकल, जिसके अंदर 8 हिस्टोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल किया हुआ है।
तो 8 हिस्टोन के पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं उनमें से चार टोटल होते हैं जो कि 2 दफा रिपीट हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि H2A H2A H2B H2B, फिर H3 फिर H4 तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स जो तीन के इर्द गिर्द जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल किया होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डीएनए इसके ऊपर कॉइल किया हुआ है हिस्टोन के ऊपर, इसकी कितनी टोटल लेंथ होती है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो ये भी रॉजर कॉर्नबर्ग ने बताया था कि ये इसके ऊपर टोटल न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है वो होती 146 बेस पेयर्स, जबकि माइक्रोकोकल न्यूक्लियस कट लगाता था यहाँ पे दो के दरमियान में, दो जो न्यूक्लियोसोम्स है ना उनके दरमियान में भी तो ये डीएनए आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना। तो कट जब यहाँ पे लगेगा तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हासिल होंगे, 200। वैसे जो इससे जो कोर पार्टिकल के ऊपर न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के ये रैप किए हुए हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के, वो कितने होंगे टोटल न्यूक्लियोटाइड्स, 146। जबकि जो कटिंग से हासिल होते थे वो कितने होते हैं, 200। तो वो 200 कैसे हैं कि कुछ इधर से कट आया पिछली बीड से, ये देखें इस साइड पे थोड़ा सा बड़ा हुआ डीएनए देख रहे हैं आप, जहां से माइक्रोकोकल ने कट लगाया था, तो कुछ ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, कुछ इधर से दरमियान से कट आना है, आधे इधर चले जाने आधे इधर आ जाने, कट जहां से लगना है। तो इसीलिए 200 न्यूक्लियोटाइड हासिल होते थे जब भी माइक्रोकोकल न्यूक्लियस एंजाइम से इसको कट करके ऑब्जर्व किया जाता था। तो न्यूक्लियोसोम बीड के ऊपर जो है या कोर पार्टिकल के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी, 146। और ओवरऑल जो न्यूक्लियोसोम के पार्टिकल्स पे अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काउंट करें तो कितने भी बेस पेयर्स का होता है, तो वो होगा 200 बेस पेयर्स का। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? यस सर। जी सर। तो अब इसमें देखें कि इसमें 146 बेस पेयर्स सुपर क्वाइल्ड डीएनए के होते हैं विच आर रैप्ड ऑलमोस्ट ट्वाइस अराउंड अ डिस्क शेप्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनती है। ये ज्यादा वाजिया जो है वो ही जो डी रोबर्टिस की बुक है उसमें ये दिखाई गई है। वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं बुक मिलती, उसकी हार्ड ही कॉपी थी मेरे पास, तो उसके मैं वो पिक्स लेके आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने मुझे फिर वो ईमेल कर देनी है, फिर वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हिस्टोन को और जो है इसके अंदर न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन। जैसे भी अभी आपको बता रहा था कि हर हिस्टोन की 2 कॉपीज न्यूक्लियोसोम के अंदर आएंगी। H2A भी 2 दफा रिपीट हुआ है, H2B भी 2 दफा रिपीट हुआ है, H3B और H4 भी 2 दफा रिपीट हुआ है, जो कि एक ऑक्टामर बना देते हैं, यानी 8 उसमें जो है वो पाई जाएंगी हिस्टोन प्रोटीन। जैसे यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये बात। जबकि H1 जो है बाहर पाई जाती है, जो डीएनए को वहां पे उसके साथ अटैच करने में हेल्प करती है डीएनए, ताकि यहाँ से डिसमेंटल ना हो जाए, उतर ना जाए। तो H1 उसको वहां पे डीएनए को अटैच कर रही है, इस न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द बाइंड करने में हेल्प करती है H1 प्रोटीन जो है। ये इस न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, ये आपने याद रखना है। हिस्टोन की 5 टाइप्स हैं, जिनमें से 4 जो है इस न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है, 5वीं H1 जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। अब इसमें जो है रिमेनिंग हिस्टोन जो है टाइप H1, इट रिजाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। तो ये यहाँ पे आप ये येलो वाली देख सकते हैं, तो ये न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल के बाहर की तरफ पाई जाती है, जो कि इस डीएनए को इसके साथ अटैच करने में हेल्प कर रही है। जैसे यहाँ पे आप इधर इस तरफ भी देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम, कि वो यहाँ से हिल ना जाए, मूव ना करे, वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ रहे। तो ये टेप की तरह काम करती है। ठीक है, उसको वहाँ पे उसके एरिया में अटैच करने में या वहाँ पे फिक्स रखने में उसको हेल्प करती है डीएनए को, H1 जो होती है। अब न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर में H1 हिस्टोन इज रेफर टू एज अ लिंकर, क्योंकि ये लिंक कर रही है, लिंकर हिस्टोन इसको कहेंगे, बिकॉज इट बाइंड्स टू द पार्ट ऑफ द लिंकर डीएनए दैट कनेक्ट्स वन न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल टू द नेक्स्ट। तो ये उस लिंकर डीएनए के साथ बाइंड की हुई है ना, जो एक न्यूक्लियोसोम के पार्टिकल को दूसरे से अटैच कर रही थी। ये देखें H1 जो है यहाँ पे लगी हुई है, इससे आगे ये डीएनए आगे लिंकर शुरू हो रहा है, जो कि अगले न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ना है। तो इसलिए H1 को भी लिंकर प्रोटीन भी कह दिया जाता है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। अब फ्लोरेसेंस स्टडीज जब की गई तो इसने बताया कि H1 मॉलिक्यूल जो होता है इट इज कॉन्टिन्यूसली डिसोसिएट एंड रीएसोसिएट विद क्रोमेटिन। तो H1 क्या करता है, ये कभी उतर जाता है, कभी साथ लग जाता है क्रोमेटिन के। तो इस तरह से H1 मॉलिक्यूल जो होता है ये अपनी मर्जी से जब चाहे उसको अटैच करवाता है, जब चाहे साइड पे हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। So together the H1 protein and the histone octamer interact with about 168 base pairs of DNA.
तो 146 से थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हिस्टोन के साथ भी कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना H1 के साथ, तो 168 बेस पेयर्स वहाँ पे डीएनए के पाए जाते हैं टोटल। यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे इसके पीछे भी डीएनए कुछ कॉइल किया हुआ है, तो वो भी मिला के 146 नहीं रहेंगे बल्कि उससे ज़्यादा हो जाएंगे, ये वाले तकरीबन 168 हो जाएंगे। अब H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो होता है कैन बी सिलेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर्स बाय सब्जेक्टिंग द प्रिपरेशन टू सॉल्यूशंस ऑफ लो आयनिक स्ट्रेंथ। तो H1 क्योंकि बाहर की तरफ है, इसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं जब हम सॉल्यूशन को आयनिक स्ट्रेंथ देंगे। और H1 डिप्लीटेड क्रोमेटिन जो होता है इट इज ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and the nucleosome core particles and the naked linker DNA can be seen as a separate elements which together appear like beads on a string। तो जब हम H1 डिप्लीटेड क्रोमेटिन को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसमें ये लिंकर डीएनए भी ऑब्जर्व होता है और ये जो कोर पार्टिकल है न्यूक्लियोसोम का ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से H1 जो है इसको सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। न्यूक्लियोसोम में अगर हम ओवरऑल देखें न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज नॉट द ओनली मैकेनिज्म दैट अल्टर्स द हिस्टोन कैरेक्टर्स ऑफ द nucleosomes। In addition to the four conventional core histones discussed above, several alternative versions of the H2A and H3 histones are also synthesized in most cells। तो जरूरी नहीं है कि ये 5 हिस्टोन्स ही पाई जाएं। अब रिसेंट ये बुक है, रिसेंट इसमें जो है एनालिसिस किया गया है, उसमें पता चला है कि हिस्टोन 5 के अलावा भी कुछ हिस्टोन की फॉर्म्स हैं जो कि कुछ सेल्स के अंदर बनती हैं, यानी इन 5 हिस्टोन्स के अलावा भी हो सकती हैं। The importance of these histone variants as they are called remains largely unexplored, but they are thought to have specialized functions। तो जो बाकी हैं रिमेनिंग हिस्टोन की टाइप्स, हो सकता है कि वो उसके भी कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हों जो फ्यूचर में हमें पता चले। और लोकलाइजेशन या एपरेंट फंक्शन जो इनके वेरिएंट्स का हिस्टोन्स का, जैसे CENPA है एक, ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा इसका एक वेरिएंट है H2AX। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रोमेटिन, ये पूरे क्रोमेटिन में ही पाई जाती हैं। इसकी कुछ यानी और तरह की फॉर्म्स हैं ये हिस्टोन्स की, वेयर इट रिप्लेसेस कन्वेंशनल H2A इन अ फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स। तो जहाँ पे ये होंगी ना CENPA या H2AX, तो ये H2A को रिप्लेस कर देंगी वहाँ पे डीएनए के अंदर। तो ये रिसेंट बुक के अंदर अभी बताया गया है, जो 2005 का एडिशन अभी जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आइडिया वही था कि जस्ट 5 हिस्टोन प्रोटीन्स ही होती हैं। तो H2AX it becomes phosphorylated at sites of DNA strand breakage and may play a role in recruiting the enzymes that repair the DNA। तो अब ये जो हिस्टोन H2AX है ना, इसके बारे में साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉस्फोरिलेशन करती है। अब आपको पता कोई भी मॉलिक्यूल में जिसमें एडिशन ऑफ ATP हो जाए तो वो एक्टिव हो जाता है मॉलिक्यूल, तो फॉस्फोरिलेशन डीएनए की वहां पे हो जाती है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है डीएनए। जैसे विंडो को एक्टिवेट किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो डीएनए की जहाँ पे ब्रेकेज कभी हो जाए, जैसे एक्सरे से ब्रेकेज हो सकती है, किसी भी वजह से ब्रेकेज हो जाए डीएनए की, तो वहां पे उस डीएनए को रिपेयर करने का काम H2AX करेगी, जो कि उसकी वेरिएंट फॉर्म है हिस्टोन प्रोटीन की, जो अब ऑब्जर्व रिसेंटली की गई। इसी तरह से जो दो दूसरी कोर हिस्टोन वेरिएंट्स हैं, जो H2AZ है या H33 है, H यानी कि 33 है ये उसकी वेरिएंट, यानी कि फुल स्टॉप साथ लगा होता है। जो वेरिएंट होता है ना उसके साथ देखें ट्रू नेम के साथ आगे फुल स्टॉप लगा के, जैसे एक्स लिखा हुआ है, तो इसी तरह से फुल स्टॉप लगा के 3 है या Z है, ये उसकी वेरिएंट है। दे हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन न्यूमरस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बट देयर रोल आर डिबेटेड। तो ख्याल किया गया है कि हो सकता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करती हो ये वाली जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, लेकिन अभी तक इनका रोल जो है उसके ऊपर बहस चल रही है कि क्या रोल हो सकता है। लेकिन ये भी कुछ हिस्टोन की वेरिएंट्स हैं, ये आपको याद रखना है कि जो नई डिस्कवर। अब न्यूक्लियोसोम की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, तो न्यूक्लियस जो होता है अगर आप उसको देखें तो इसका 10 जो है वो नैनोमीटर तकरीबन डायमीटर होता है, एंड इट पैक्स 2000 टाइम्स दिस लेंथ ऑफ डीएनए विद इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि इसकी बाउंड्रीज के साथ साथ तकरीबन जो है वो 20,000 टाइम्स का जो डीएनए की लेंथ है उसको ये बाउंड अपने साथ कर सकता है। और न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं ये सारे इस कंपैक्शन में हेल्प करते हैं। अदरवाइज इतना लेंथी डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे समा सकता था। इतना लेंथी डीएनए है, अगर डीएनए की लेंथ हम मेजर करें तो इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ राय रही है
कि ज़मीन से अगर दूसरे सितारे तक भी डीएनए को अपने अनरैप कर लें तो उसकी लेंथ इतनी भी हो सकती है। तो इतना लेंथी डीएनए जो है वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे मिरेकुलसली फिट हुआ है, उसकी रीज़न यही है न्यूक्लियोसोम, क्योंकि इसकी हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक हैं। डीएनए की जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक होती है। डीएनए जो होता है बेसिकली इट इज एसिडिक, क्योंकि उसमें वो फॉस्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं ना। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से टाइटली कॉइल कर जाता है इतना लेंथी डीएनए, तो वो बहुत छोटी स्पेस में फिर आ जाता है। तो with a nucleotide spacing of 0.34 nanometer, the 200 base pairs of a single 10 nanometer nucleosome would stretch nearly 70 nanometer if fully extended. ये मोहम्मद अब्दुल्ला स्टूडेंट्स आपकी क्लास ही है ना स्टूडेंट? जी सर। यस सर। ये अभी इसने ज्वाइन किया, काफी लेट हो गया ज्वाइन करने में ये। तो सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने। अक्सर को आ रही है सर कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है। अब्दुल्ला ने कैमरा भी ऑन किया हुआ है। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना ये सही कर लीजिएगा, इसमें ना ये इसका यूनिट रह गया यहाँ पे, क्योंकि जब इसमें लिखा जाता है तो अक्सर डिजाइन के अंदर। तो न्यूक्लियोटाइड स्पेसिंग है वो 3 नैनोमीटर है, और 200 बेस पे सिंगल जो है 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम के वो 70 नैनोमीटर तक टच कर सकते हैं अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ये किसकी आवाज बार बार रिपीट हो रही है सामने से? किसी का माइक ऑन है आई थिंक। जी मोहम्मद अब्दुल्ला का माइक ऑन है। मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा माइक ऑफ करो, नीचे से माइक का ऑप्शन आपको एक सामने आ रहा होगा, इसको क्लिक कर दो। ओके अब ठीक है। वो रेपिटेशन आवाज की हो रही थी पहले। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर को, ओवरऑल फंक्शन को न्यूक्लियोसोम के। तो देखें न्यूक्लियोटाइड स्पेसिंग जो है वो तकरीबन 0.34 नैनोमीटर है, और 200 बेस पेयर्स जो सिंगल 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम के हैं वो 70 नैनोमीटर तक तकरीबन एक्सटेंड किए होते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो पैकेजिंग रेशो है डीएनए की न्यूक्लियोसोम्स के अंदर वो तकरीबन 7:1 रेशो उसकी बनती है। तो इसी वजह से न्यूक्लियोसोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इतना लेंथी डीएनए जो है वो एक स्मॉल स्पेस के अंदर, इतनी माइन्यूट स्पेस के अंदर जो कम्पैक्टली अरेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का था टॉपिक। दूसरा इसमें टॉपिक है वो क्रोमेटिन वाला, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका स्टूडेंट? सर लास्ट पॉइंट को एक बार रिपीट कर दें। ओके सर वो जिसमें न्यूक्लियोटाइड 0.3 वाला। जी ये वाला जो है न्यूक्लियोसोम की इंपॉर्टेंस। सर ये न्यूक्लियोसोम की इंपॉर्टेंस में जो थर्ड पॉइंट है। अच्छा देखिए इसमें न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड की जो स्पेसिंग है, देखिए ना न्यूक्लियोसोम के अंदर अगर आप देखें तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ही है ना जो स्पेस की प्रोटीन के रैप अप किए हुए हैं, कॉइल किए हुए हैं। तो उनमें न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिंग आप पढ़ा करते रहे हैं, जब आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक पढ़ते हैं तो उसमें उनका डिस्टेंस होता है कितना होता है 0.3 नैनोमीटर है। और 200 बेस पेयर्स जो सिंगल 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम के, हम न्यूक्लियोसोम का अगर आपको देखें डायमीटर, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इसका टोटल कितना था यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 10 नैनोमीटर है। और मैंने बताया ना कि इसकी इर्द गिर्द ये डीएनए जो कॉइल किया हुआ है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 200। ऐसे ही है ना, 146 तो ऊपर है न्यूक्लियोसोम के ऊपर, और बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जहाँ से माइक्रोकोकल न्यूक्लियस कट लगा रहा है ये इतना सा बाहर निकला हुआ है। इसी तरह से इस तरफ भी इतना सा ये बाहर निकला हुआ है। तो टोटल न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसकी बात हो रही है। ओके सर। तो इस तरह से 200 बेस पेयर जो सिंगल 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम के ना, दे वुड स्ट्रेच नियरली 70 नैनोमीटर। वो 70 नैनोमीटर तक फैले होते हैं इफ फुली एक्सटेंडेड, अगर उसको फैला दिया जाए।
हालांकि वो फैले नहीं हुए हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि उसके ऊपर वो रैप अप किए हैं ना, अगर वैसे उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाता तो वो 7 नैनोमीटर तक चौड़ा हो जाना था डीएनए में। वो प्रोटीन जो हिस्टोन की वजह से क्या हुआ है, उसका डायमीटर जस्ट 10 नैनोमीटर रह गया है, यानी उसने स्पेस कम घेरी है। सिंपली ये डीएनए क्वाइल होने की वजह से, टाइटली क्वाइल होने की वजह से सीधा नहीं था ना, अगर सीधा हुआ होता तो 70 नैनोमीटर ये डिस्टेंस बनता, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता। वैसे अब कितना रह गया, जस्ट ओके 10 सर। नैनोमीटर रह गया। यही इसकी इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। ओके सर, अभी तो समझ। ये आपको गूगल क्लासरूम में शेयर भी की हुई है, कार्प जे की, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, ये रिकमेंडेड बुक्स में शामिल है, ये इसका मटेरियल है। तो इसमें से भी बच्चों ये सही आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्प जे